ओके डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 42 पिछले वीडियो में देख लिया होगा, जहां पे हमने 2023 यानी लास्ट ईयर का मैथ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है टिल क्वेश्चन नंबर 42। आज हम करने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चंस, यानी 43 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ था, यही क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अल्फा और बीटा 2 पर्सन है, उन्होंने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट का उनका जो रेशियो था वो 4:1 का रेशियो है। यानी अल्फा ने और बीटा ने किसी बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा इन्वेस्ट किया 4:1 के रेशियो में। बहुत बढ़िया। आगे 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी एंड अल्फा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ₹1600, देन टोटल प्रॉफिट। ठीक है, यानी जो भी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर बात हो रही है। तो हम मान लेते हैं भाई, एक आर्बिट्री फिगर मान लेते हैं कि दोनों को जो प्रॉफिट हुआ, अल्फा और बीटा को अपने बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ वो मान लेते हैं कि 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का। लेकिन 100 में से उन्होंने 20 रुपए निकाल दिए चैरिटी के लिए, इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, -20, यानी अब उनके पास इफेक्टिवली 100 रुपए में से जो बचा वो 80 रुपए बचे उसके पास, अल्फा और बीटा के पास। किसी बिजनेस से 100 रुपीज का प्रॉफिट निकाला, अब जरूरी नहीं कि 100 हो, वो 2500 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है। एक हम परसेंटेज पे ले रहे हैं, मान लेते हैं कि उसके जो है 100 रुपीज का प्रॉफिट था, 20 रुपए चैरिटी में दे दिए, 80 रुपए बचे। 80 रुपए का कुछ अमाउंट जाएगा अल्फा के पास और कुछ अमाउंट जाएगा बीटा के पास। तो अल्फा के पास कितना है, क्योंकि दोनों ने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया हुआ है, 4:1। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा वो समझना है कि 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, चैरिटी में रुपीस देने के बाद जो पैसा बचा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यानी अब इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पैसा है वो 80 रुपीज है। अब 80 रुपीज का सबसे पहले तो समझना है कि 80 रुपीज यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 + 1 5, यानी टोटल पैसा 5 है। यानी इसका 80 रुपीज का फोर्थ पार्ट, यानी फोर्थ पार्ट 4/5 पार्ट ऑफ 80 ये जाएगा अल्फा को, और 1/5 पार्ट ऑफ 80 वो जाएगा बीटा के पास। तो यहाँ पे कितना चला गया, 5 16 टाइम्स कट जाएगा, यानी 64 रुपीज। अगर 100 रुपए उन्होंने कमाए थे, 20 रुपए चैरिटी में दे दिया, 64 रुपीज गया अल्फा के पास उसमें से, और 16 रुपीज गया बीटा के पास। इसको दूसरी भाषा में समझे, 64% और 16%, यानी पर 100 की बात कर रहे हैं। 20% चला गया चैरिटी में, 64% आ गया अल्फा के पास, और 16% चला गया बीटा के पास। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। एक्चुअल वैल्यू क्या है कि 1600 रुपीज एक्चुअल में जा रहे हैं किसके पास, अल्फा के पास। यानी ये 64 को कंपेयर कर लेंगे हम 1600 से, यानी 64 इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 1600। यानी इसको सिंपली कह लेते हैं, यानी 64% ऑफ व्हाट, यानी 64% ऑफ व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी का 64% जो है वो 1600 रुपीज रिप्रेजेंट करेगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहां से जो x आएगा, यानी 6400 ऑफ व्हाट क्वांटिटी, तो वही आपका टोटल प्रॉफिट नजर आ जाएगा कि x वाज द टोटल प्रॉफिट। तो कितना हो गया बच्चों, इसको सॉल्व कर लो। ये तो चला गया 16 से अगर डिवाइड करते हैं तो 100 टाइम्स, और 16 4 जा 64, फिर आपके पास आ गया 4 1 जा, और ये 4 25। तो आपके पास कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 100 वहां से मल्टीप्लाई हो गया, तो 2500 रुपीज आ गया। यानी 2500 इसका सही आंसर था, 2500 रुपीज। तो टोटल प्रॉफिट कितना था, 2500। अब मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूं, देखिए। अब हम क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि 2500 मेरे पास टोटल प्रॉफिट अगर हुआ, तो इसका 20% चैरिटी में निकाल के भेज दो। यानी 2500 मेरे पास टोटल प्रॉफिट था, तो इसका 20%, 25 का 10% 250 रुपए, तो 20% 500 रुपए, यानी 500 रुपीज चैरिटी में चला गया। बचे कितने रुपीज, नाउ रिमेनिंग अमाउंट इज 2000 रुपीज।
अब 2000 का जो 4th 5th है आप करके देख लीजिए, 4 5th यानी 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 4 जा यानी 4 5th, इसका 4 5th यानी 4 5th ऑफ 2000, 4 5th ऑफ 2000 अगर आप करते हैं तो 1600 रुपीज ही निकल कर आता है, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये जस्ट मैंने क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आपको बताया कि 4th 5th ऑफ 2000 इज 1600, वही हमारे पास दिया हुआ है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया बच्चों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैलेंडर्स का है। आप मेरे फुल लेंथ वीडियोस को भी अगर देखेंगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं तो कैलेंडर टॉपिक को आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और आपके स्क्रीन पर नंबर भी आ रहा होगा। अगर कोई बच्चा एमवीपीपी के लिए कंप्लीट कोचिंग, कंप्लीट क्लासेस अगर लेना चाहता है तो भी आप इस नंबर पे आप कॉल करके एमवीपीपी के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप बहुत एक मिनिमम अमाउंट पे करके आप ले सकते हैं, जिसमें प्रीवियस वाले क्वेश्चंस होंगे। टॉपिक वाइज हमने सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया हुआ है विद पीडीएफ असाइनमेंट्स एंड देयर आंसर कीज, एवरीथिंग इज देयर एट अ वेरी 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 मिनिमम कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन में करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगस्त 15 2023 ट्यूसडे है, तो 26 जनवरी 2024 कौन सा दिन होगा। तो ये मैंने कैलेंडर टॉपिक में मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज सिखाया हुआ है, आप जाके एक बार उस वीडियो को देखिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है उसे हम ऑड डेज बोलते हैं। तो हम क्या देखेंगे, 15 अगस्त से लेकर और 26 जनवरी तक टोटल ऑड डेज कितने हैं। तो गिनने का तरीका क्या है, हमने ले लिया अगस्त, फिर ले लिया सितंबर, फिर ले लिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ये जनवरी तक। जनवरी कहां पहुंच गए हम, 2024, और 2024 जनवरी में हम कहां तक जाना है, हमें 26 दिन तक काउंट करना है। अच्छा, अगस्त में 15 अगस्त पे अगर हम ऑलरेडी हैं तो अगस्त में टोटल डेज होते हैं 31 डेज, यानी 15 अगस्त के बाद बचे कितने दिन अगस्त के अंदर, तो 31 माइनस 15 करेंगे तो 16 दिन अगस्त में बचे। सितंबर में हमें पता है कि टोटल 30 डेज होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 डेज और दिसंबर में 31। अब ऑड डेज का मतलब हमें क्या होता है, 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 16 को तो रिमाइंडर 2 बचता है, 30 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा, इसी तरीके से रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 3 बचा, और 26 को डिवाइड कर दिया तो 7 3 आर 21, तो रिमाइंडर 5 आ गया। फर्दर क्या करेंगे, सबको ऐड कर दिया, 2 + 2 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 12 + 5 17, यानी 17 को फिर हम फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 ज़ा 14, 3 इज द रिमाइंडर। यानी वो 3 कुछ नहीं करना है, इस ट्यूसडे के अंदर हमें 3 दिन ऐड कर देना है। ट्यूसडे में जैसे 3 दिन ऐड किया आपने, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्राइडे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज क्या है, कैलेंडर्स के और टिपिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसा मैंने बताया आप मेरे वीडियोस को एक बार जाके यूट्यूब पे वॉच कीजिए, और नहीं तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स भी मंगवा सकते हैं एमवीपीपी एग्जाम के लिए। बहुत बहुत मिनिमम कॉस्ट पे ये वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगला, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹6690 आफ्टर 3 years, ठीक है, एंड ₹1035 आफ्टर 6 years, बहुत बढ़िया, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड द सम। अब आप सब बच्चों को पता है अमाउंट का वैल्यू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 रेज टू पावर n। इसी फॉर्मूले को 2 बार इस्तेमाल कर लेना है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6690, यानी अमाउंट की जगह हमने लिख दिया 6690, सम ऑफ मनी, सम पता नहीं है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं कितना है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं पता, अपॉन 100, लेकिन हमें यह पता है कि 3 साल में ऐसा हो जा रहा है। बहुत बढ़िया, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। इसी तरीके से 10,035 ₹10,035 बन जाता है उसी अमाउंट का कितने सालों में, 6 सालों में। तो जब भी इस तरीके की 2 इक्वेशंस आती हैं, आपको पता है करना क्या होता है, हमें सिंपली डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को। यानी हमने क्या कर दिया बच्चों, 2 को डिवाइड कर दिया हमने 1 से, यानी इधर आ गया बच्चों 10035 डिवाइडेड बाय 6690,
और यहाँ आ गया आपके पास P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3। P से P कैंसिल आउट हो गया। इसको कैंसिल करेंगे तो आपको पता है बेस सेम होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी रिजल्ट कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर, ये आपके पास बच गया बच्चों 3। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड कर लीजिए इसको हम चलिए डिवाइड करते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया तो पहले 5 5 से दोनों कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 19 हो गया, तो 5 3 ज़ा 15 और ये हो गया आपके पास 40, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 0 एक और 0 आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 1 3 3 8, 7 प्लस 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 11, 11 प्लस 1 12, 3 15, 3 से डिवाइड होगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, ये चला गया 3 6 ज़ा 18 और 3 6 ज़ा 18 और ये 3 9 ज़ा 27। अब 446 और 669 यहाँ पे एग्जामिनर देखो आपका कैलकुलेशन को चेक कर रहा है। मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे इसका फ्रैक्शन 3:2 लिख सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के इतना टाइम डिवोट किया क्योंकि ऐसी जगह पे आके बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब ये एक प्राइम नंबर से कट रहा है, यानी 223 से कटेगा, 223 2 और ये 223 3, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों क्या आ गया, इसकी जो वैल्यू आ गई, यानी इधर मैं लिख देता हूं ये 3/2 आ गया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो कैंसिलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको वर्किंग शो करी है यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू 3/2 है, तो आप किसी इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में वापस इसको जाके सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3, 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3 की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, यानी 6690 इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू इसकी जगह आपने पुट कर दिया 3/2। आई होप आपको समझ में आ गया। इस पूरी वैल्यू, इसका जो रिजल्ट है वो 3/2 है, वो आपने जाके इसकी जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर 3। तो इधर से बच्चों आप कैंसिल आउट कर लेंगे, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6690 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, जो बहुत प्यार से कैंसिल आउट कर देंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और ये 0। तो 223 का डबल 446, यानी 4460। दिस इज द राइट आंसर। तो पहले आपने इक्वेशन फॉर्म किया, दोनों को डिवाइड किया। ये कैंसिलेशन वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बच्चे यहां तक पहुंचने के बाद ये कैंसिलेशन में भी फंस गए थे। जिसने कैंसिल कर लिया 3/2 जिनका आ गया, उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। बट अगेन यहाँ पे बच्चे फंसे थे, तो इसको जरा ध्यान से आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। अब ये क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर, और इसे हम कहते हैं डीआई या डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे, पिछले आपने वीडियो में भी देखा, एक और क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था डीआई के ऊपर। तो यहाँ डेटा पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये फिगर सब नजर आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो अब क्वेश्चन क्या है, पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो हमें लैंग्वेज दी हुई है उस लैंग्वेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे और एक बाद हम आगे बढ़ते हैं। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ इंडिकेट्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, ठीक है, बाय 3 कंपनीज। 3 कंपनी कौन सी है, ए बी और सी, 3 कंपनी है, ओवर ईयर 2019 टू 2023। तो 2019 में फैक्ट्री ए ने 60 लाख टन शुगर प्रोड्यूस किया, फैक्ट्री बी ने 50 लाख टन और फैक्ट्री सी ने 70 लाख टन। बाकी भी इसी तरह से पढ़ेंगे। 2020 में फैक्ट्री ए ने 90 लाख टन शुगर प्रोड्यूस किया, इसने 70 और इसने 80, इस तरीके से। तो अब क्वेश्चन में क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी फ्रॉम द ईयर 2019 टू द ईयर 2023। यानी 2019 में जो उसका प्रोडक्शन था कंपनी बी का, तो उसको मार्क कर लीजिए, वो कितना था 50। 2019 में आप देखिए ये 50 है,
2019 में कंपनी बी का जो प्रोडक्शन था वो 50 है, और फिर 23 में कितना प्रोडक्शन हो गया? 23 में इसका प्रोडक्शन हो गया 80, 80 नहीं 100 हो गया, 100, 80 क्योंकि कंपनी ए का था, बस इसी को ध्यान रखना है, नजर का धोखा ना हो। अब पूछा परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए, कंपनी बी, तो कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ? यहाँ पे 50 था, यहाँ 100 हो गया, 50 से 100 हो गया, सीधे सीधे 100% हो गया, तो सीधे हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 100%। या कह लो कि इन दोनों का डिफरेंस निकालते, करते क्या, 50 और 100 का डिफरेंस कितना हुआ? 50 का डिफरेंस हुआ 50 अपॉन ये 50 इंटू 100, तो आंसर कितना आ गया? 100% सीधे। या भाई 2019 में 50 लाख टन ये चीनी प्रोड्यूस कर रहा था, 2023 में 100 लाख टन प्रोड्यूस करने लग गया, यानी डबल हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? 100% इंक्रीज हो गया। आप सबको समझ में आ गया होगा। द एवरेज प्रोडक्शन ओवर द ईयर 2019 to 2023 वाज मैक्सिमम फॉर द कंपनी। कौन सी कंपनी के लिए एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम था? तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, एवरेज निकालना आपको आता है सभी को। ये सेकंड क्वेश्चन की वर्किंग मैं यहीं पे कर देता हूं। एवरेज एवरेज निकालने के लिए पहले इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखो 60 ए, आप मेरे साथ ऐड करते चलो, 60 प्लस 90 150, 150 प्लस 50 इज 200, 200 प्लस 100 इज 300, 300 प्लस 80 इज 380। यानी कंपनी ए के लिए मैंने किया, कंपनी ए के लिए मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? एवरेज निकाल रहा हूँ। तो एवरेज कितना हो गया बेटा? 380 हमने कैलकुलेट किया, 380 को हम किससे डिवाइड करना है? टोटल कितने? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड किया, तो 5 7 जा 35 और 3 5 6 जा, यानी इसका एवरेज कितना निकल के आ गया? 76 इज द एवरेज। इसी तरीके से बी फैक्ट्री का एवरेज निकालते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब कितना हो गया? आप काउंट कीजिए, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 70 इज 190, 190 प्लस 80 इज 270, 270 और प्लस 100 इज 370। यहाँ पे बच्चों कितना आ गया? 370। 370 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो रिजल्ट कितना आ गया? 5 7 जा 35 एंड 5 4 जा 20, यानी यहाँ पे आ गया एवरेज हमारे पास 74। सिमिलरली आप सी का एवरेज निकाल लेंगे। सी का एवरेज बच्चों कितना निकला? ऐड कीजिए, 70 प्लस 80 150, 150 प्लस 90 इज 240, 240 प्लस 70 इज 310, 310 प्लस 70 इज 380, यानी ये हो गया 380 अपॉन ये 5 करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर आ गया 76। अब क्या पूछा है हमसे? द एवरेज प्रोडक्शन ओवर द ईयर वाज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हम देख रहे हैं भाई ए और सी में टाई हो गया, जितना ए का है उतना सी का है, और इन दोनों से कम बी का है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बोथ ए एंड दिस इज द आंसर। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको देखना होता है। तो एक तो नज़र का धोखा नहीं होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन और सिंपल सिंपल डिवीजन कर रहा है तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द परसेंटेज राइज और फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम इन द ईयर्स। यानी बी का अपने आप से परसेंटेज राइज हुआ हो चाहे परसेंटेज फॉल हुआ हो, वो मैक्सिमम कौन से साल में हुआ है वो हम देखते हैं। ओके, तो अब ये चीज आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम मिटा देते हैं। अगर वापस सेकंड क्वेश्चन को देखना हो तो वीडियो को रिवाइंड करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द परसेंटेज राइज और फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। कंपनी बी को ही चेक करना है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम इन द ईयर्स। तो कंपनी बी का हम प्रोडक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे 50 था भाई, 50 से ये 70 हो गया, तो 50 से 70 यानी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ? यानी 20। 50 से 70 कितना ज्यादा है भाई? 20 ज्यादा है। 20 किसके ऊपर ज्यादा है? 50 के ऊपर ज्यादा है, इंटू 100 यानी 52 जा, यानी यहाँ पे हुआ 40% का इसका इजाफा। 2019 से 2020 में हुआ 40% का इजाफा। अब
2020 से जब 2021 पे गए 2021 में तो कोई इजाफा नहीं हुआ, यानी ये हुआ 0%। 2020 से दो यानी ये +40% रहा और यहाँ पे कितना हुआ 0% का हुआ। ओके, अब 2021 से जब 2022 में गए, 2021 से अब 2021 में 70 था, 70 से ये 80 हुआ, यानी 70 से 70 से 80 हुआ, तो 10 ऑन 70 अपॉन 100, यानी जो इंक्रीज जो है इसके मुकाबले तो कम ही है। अच्छा, तो ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भी 80 से 100 हुआ, 80 से 100 यानी 20 का इंक्रीज हुआ ओवर 80 इंटू 100, तो ये कितना हुआ 2 1 जा 2 4 जा यानी 25%। तो इसके मुकाबले अभी भी कम ही है यहाँ पे, यानी मैक्सिमम जो हमारा गया है वो 2020 में, यानी 2020 में जो इजाफा हुआ है प्रोडक्शन का वो मैक्सिमम हुआ है, और यहाँ से 2021 से 21 में जो है फिर जीरो हुआ, और इसी तरीके से आप निकालते हुए चलेगा। तो इजाफा जो मैक्सिमम हमें नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, यानी हमारा जो आंसर करेक्ट आंसर होना चाहिए मैक्सिमम वो 2020 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी इज द मैक्सिमम इन विच ईयर। द परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी, यानी यहाँ पे सी का प्रोडक्शन का एनालिसिस करना है, द परसेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी, कंपनी बी से कौन से साल में मैक्सिमम है। ठीक है, तो एक बार फिर हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। आप क्वेश्चन पेपर भी आपका पेन एंड पेपर का पेपर होगा, आप ध्यान रखें कि पेंसिल से ही आप काम करें, ताकि अगर इरेज करने की जरूरत पड़े तो आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बी और सी का कंपैरिजन करना है बच्चों। हमसे पूछा गया है द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी बी। सी का प्रोडक्शन बी के प्रोडक्शन से कौन से ईयर में सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे 70 और 50 का है। बहुत बढ़िया, यानी 20 का ज्यादा है सी का एज कंपेयर टू बी। बी से कंपेयर करना है तो अपॉन 50 इंटू 100, तो ये हमने देखा 52 जा यानी यहाँ पे 40% आएगा। यहाँ पे देखते हैं 70 और 80, ऑब्वियसली 10 का ही है, 10 ओवर 70, तो यही अभी तक ज्यादा दिख रहा है। फिर ये 70 और 90, 20 ओवर 70 इंटू 100, ऑब्वियसली 20 ओवर 70 यानी डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है छोटा आएगा, यानी 40 ही ज्यादा अभी तक नजर आ रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं 80 और 70 यहाँ तो डिक्रीज हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 100 और 70 यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या देखा, सी बी के मुकाबले ज्यादा है। सबसे ज्यादा कौन से ईयर में हुआ है, 2019 में हुआ। इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, 2019। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग द ईयर 2021 to 2023 to the average production of company B for the same period। तो यहाँ पे भी बेटा हमें एवरेज निकालना है, अब रेशियो निकालना है, पहले एवरेज निकालेंगे उसका रेशियो निकाल देंगे। रेशियो ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए ड्यूरिंग 21 to 23, तो 21 to 23 देख लेते हैं। तो 21 to 23 यानी 21 22 23, ए का एवरेज प्रोडक्शन देखते हैं, यानी यहाँ पे क्या लिखा, ए का 50, यहाँ क्या लिखा 100, और यहाँ क्या है 80। 80 प्लस 50 130, 130 बाय 100 प्लस 100 इज 230। 230 को हमने 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रोडक्शन 3 इज 2। अब किसका पूछा था, अगला बी का पूछा है, तो बी को हम देख लेते हैं। बी हो गया 70 प्लस 80 इज 150, 150 और प्लस 100 इज 250। तो 250 यहाँ पे डिवाइड करने मत लग जाना, डिवाइड बाय 3, अल्टीमेटली रेशियो निकालना है, तो रेशियो में हमारा वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 23:25 विल बी दी आंसर। हमारे पास क्या आ गया, 23:25 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, और ये हमारा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अगर फाइनल एवरेज निकालने लग जाते तो आपका टाइम वेस्ट होता, तो हमेशा कैंसिलिंग वाला पार्ट जो है लास्ट में करना है। तो हमने देखा, हमने डीआई के ऊपर, इसलिए डीआई इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन के ऊपर एक डीआई का जो ग्राफ था उसके ऊपर आपके पास 5 सवाल थे।
तो हम उसको छोड़ नहीं सकते थे। अब आते हैं अगले लॉजिकल सवाल पे। भाई x का पावर 47 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा इसके तो दो तरीके हैं वैसे, एक तो रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं और एक बिना रिमाइंडर थ्योरम के भी सॉल्व कर सकते हैं। बिना रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करना ज़्यादा सिंपल है, सिंपल एनालिसिस से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को चीज़ नहीं पता तो कुछ नहीं करना था, सिर्फ x का पावर 47 प्लस 1 को डिवाइड करो किससे, x का पावर स्क्वायर माइनस 1 से, तो x का पावर 45 टाइम्स चला जाएगा, x का पावर 47 माइनस x का पावर 45 आ गया। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करना आता ही है आपको, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये हो गया x का पावर 45, यानी पहले हायर पावर ऑफ x प्लस 1 ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो यानी हमें ये पता है कि इसी ऑर्डर में अब ये बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट फिर ले लेते हैं हम इसको x का पावर, क्योंकि इसमें 2 है तो 43 का कमी है, तो 43 लगा दिया हमने, x का पावर 43 माइनस ये हो जाएगा बेटा x का ये 45 और ये हो गया बेटा आपके पास x का पावर 45 और माइनस 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस x का पावर 43, नेगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास हो गया x का पावर 43 प्लस 1। यानी आप देख सकते हैं इसी तरीके से 2 2 2 2 डिक्रीज होता जाएगा, तो मिनिमम कितना आएगा, तो हमारा जो रिमाइंडर है ऑब्वियसली उसका पावर एक्स स्क्वायर से छोटा ही होना चाहिए। तो फाइनली इसी तरीके से इसी ऑर्डर में जाओगे तो बस एनालाइज कर लिया हमने कि 47 हुआ, 43 हुआ, फिर आपके पास क्या आएगा 41 आएगा, फिर 39 आएगा, फिर 37 आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में 3 आएगा, 3 के बाद लास्ट में 1 आएगा, नहीं फाइनल जो बचेगा आपके पास वो x प्लस 1 ही आएगा। तो इसी एनालिसिस से हम सीधे सीधे यहाँ पे x प्लस 1 इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। इसी का एक ऑल्टरनेट वे है, वो भी मैं थोड़ा सा चाहूंगा लेकिन वो आप अपने आप सॉल्व करना। ऑल्टरनेट वे क्या था कि हमें पता है कि भाई इसका हम लोग फैक्टराइज करें तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो क्योंकि x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, और x प्लस 1 भी इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। और हम मान लेते हैं कि रिमाइंडर जो बचेगा, तो हमें पता है कि रिमाइंडर जो भी बचता है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो बचेगा वो रिजल्ट ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में बचना चाहिए, ये रिमाइंडर बचता है फाइनली। क्यों, इससे एक पावर कम रहता है हमेशा रिमाइंडर, अगर एक पावर कम नहीं है बराबर पावर तक भी है तब तक वो डिवाइड होता जाएगा, यानी जब इस फॉर्म में आ जाएगा तभी ये डिवाइड होना बचेगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो इससे हमने क्या किया, x माइनस 1 रिमाइंडर थ्योरम यानी x माइनस 1 जिसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जब हमने x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, x की जगह माइनस 1 पुट कर सकते हैं। जब x की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। x की जगह 1 पुट किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। और जब x की जगह माइनस 1 पुट किया तो ये वैल्यू वैल्यू जो है हमारे पास ये 0 आ गई। इसी को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी a और b आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा यानी 2a प्लस बी a प्लस बी की वैल्यू एक बार 2 आ जाएगी और एक बार आ जाएगा x की जगह आपने माइनस 1 पुट किया था दोनों साइड, तो यानी आपके पास आ गया माइनस a प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास 0। यानी जब x पुट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे भी पुट किया है और आपने यहाँ पे भी पुट किया है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, b प्लस बी की वैल्यू 2b इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, b की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू भी 1 आ गई। यहाँ पे अगर b की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो a प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू भी आपके पास 1 आ जाएगी, यानी a को यहाँ पे 1 पुट कर दो, b को यहाँ पे 1 पुट कर दो, यानी रिजल्ट कितना आ गया, फाइनली x प्लस 1 ही आएगा। कैसे भी सॉल्व कर लो, मेरे ख्याल से ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पढ़ते भी हैं क्लासरूम के अंदर। ठीक है, ये यूक्लिड लेमा से भी आप कह सकते हो या रिमाइंडर थ्योरम के तरीके से भी आप सॉल्व करोगे तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। एनीवेज, अब ये क्वेश्चन में तो गलती बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा सवाल होता है, बस हमें रिप्लेस करना होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है माइनस, तो जहां मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह लगा दो माइनस। डिवीजन का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी जगह लगा दिया मल्टीप्लिकेशन। माइनस का मतलब होता है प्लस, तो माइनस का मतलब लगा दिया प्लस। और बेटे आपके पास प्लस का मतलब है डिवीजन, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है माइनस, तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब लगा दिया हमने माइनस। ठीक है, तो यानी अल्टीमेटली क्या बन गया हमारे पास, 8 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2, तो ये माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हुआ, वो प्लस 4 के साथ चला गया।
-2 -2 -4 +4 के साथ चला गया, रिजल्ट कितना आ गया 8 4 ज़ा 32, सिंपली आंसर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिंपल x, सिंपल इसका ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो x एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x + 1 अपॉन x, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया x + 1 यानी x + 2 अपॉन x + 1, यहाँ पे सॉल्व किया तो कितना हो गया x + 2 + 1 इज x + 3 अपॉन x + 2, और ये -1 है। आप देख सकते हैं ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आपके पास क्या बच गया, और ये x के साथ इस x को मत काट देना क्योंकि यहाँ पे साथ में -1 लगा हुआ है, तो आपके पास बच गया x + 3 अपॉन x -1। तो बच्चों क्या हो गया ये x + 3 - x अपॉन x, x कैंसिल आउट हो गया। अब आप इस x को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कट गया, तो रिजल्ट आपके पास अल्टीमेटली 3 बच गया, तो 3 इज द फाइनल आंसर फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, इसमें बस जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप पेयरिंग कैसे करते हैं। अगर आपको पेयरिंग करना आता है तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई दम नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 और -√5 को पेयर बना लेते हैं, 2 -√5 का पेयर बना लेते हैं। हमने क्या किया √2 -√5 और साथ में ले लिया +√3, सिर्फ रीअरेंज किया मैंने क्वेश्चन को और कुछ नहीं। 1 अपॉन यहाँ पे भी लिख दिया √2 -√5 और +√3। ऐसा क्यों कि आप समझ में आ गई होगी बात, ताकि a + b और a - b आपको मिल जाए। √2 -√5 यहाँ पे बच्चों -3 है, तो यहाँ पे आप ले लेंगे माइनस। अब आपको पता है नीचे तो हो गया a² - b² यानी √2 -√5 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा √2 -√5 -√3 और प्लस √2 -√5 प्लस √3। √3 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास ये आ गया ट्वाइस ऑफ √2 -√5, दिस होल डिवाइडेड बाय ये आ गया आपके पास 2 + 5 -2 √2 इंटू √5, और ये आ गया बच्चों -3। यहाँ लगाया हमने a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² -2ab, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर इज 3। तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ट्वाइस ऑफ √2 -√5 तो न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में 7 - 3 इज 4 -2 √2 इंटू √5। तो बच्चों मैं इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकाला और ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बच गया √2 -√5 तो न्यूमरेटर में बच गया, और डिनोमिनेटर में आपने देखा यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया था, यहाँ से 2 कॉमन निकाला था तो इसीलिए कैंसिल कर दिया हमने। अब क्या बचा यहाँ पे, यहाँ 2 बचा है, इस 2 को क्या मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे -√2 इंटू √5 है, न्यूमरेटर में √2 -√5 और डिनोमिनेटर से हमने √2 कॉमन निकाला, तो √2 -√5, ये वाला पोर्शन कटा, 1 अपॉन इज द आंसर। यहाँ पे 1 अपॉन √2 क्या है, बिल्कुल है 1 अपॉन √2। यहाँ पे प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं फिर आपके लिख देता हूँ, कहीं किसी बच्चे को अचानक से लगे क्या जादू हो गया बोर्ड पे। ये था 2 √2 -√5 और यहाँ पे 4 -2 था, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला था, तो यहाँ 2 माइनस √2 इंटू √5 बचा था बेटा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और फिर इस 2 को फर्दर मैंने यहाँ पे लिख दिया √2 इंटू √2, और ये √2 √5 था तो √2 कॉमन आ गया दोनों में से, फिर से ये बच गया। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं पेपर इतना आसान नहीं है, बिना तैयारी के बिना प्रिपरेशन के आप चाहो कि मैं ये 100 क्वेश्चंस इजीली कर लूं तो इट इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आपको तैयारी करने की जरूरत है, और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और आपके पास अगर 1 वीक का भी अगर अभी टाइम बचा हुआ है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप जरूर कॉल कर लीजिए, आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स आपको मिल जाएगा। आप इन वीडियो कोर्स को देखकर अगर आप एग्जाम लिखने जाते हैं, श्योर शॉट आप मैट में, मेरी गारंटी है 90% से ऊपर जरूर मार्क्स स्कोर करेंगे अगर वो वीडियोस आपने देख लिए प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग
और मेरी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं MVP के लिए। बहुत सारे स्कूलों के बच्चे, दिल्ली के SOSCs के बच्चे, माउंट कार्मल, DPS, इस सभी स्कूलों के बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं। और आप भी चाहें तो क्लास का लिंक मंगवा के आप लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बोला विच इज द ग्रेटेस्ट अमंग देम। ठीक है, ऐसे तो देख के बता पाना डिफिकल्ट है, तो हमने क्या किया भाई, 100, ये हमें लिखा हुआ है 1/6। ठीक है, ये लिखा हुआ है 12 का पावर 1/3 और ये लिखा है 3 का पावर 1/2। हमें पता है कि इनका जो एक्सपोनेंट है सबको हमें कॉमन बनाना पड़ेगा, तभी हम चेक कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके एक्सपोनेंट को बड़ा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मेरे को अगर ये सबसे बड़ा है 1/6, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस 2 को बैलेंस करने के लिए अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, यानी 12 के अंदर 2 भेज दिया। इसको मैंने 1/3 मल्टीप्लाई किया, तो मैं 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, तो उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करके अंदर मल्टीप्लाई, बात बराबरी 2 से ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होकर वापस वही चीज़ बन जाएगी। तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये आपको दिख गया कि 144 का पावर 1/6 है, 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे 3 का क्यूब, ये हो गया 27 का पावर ये 1/6। अब इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वही सबसे बड़ा रिजल्ट देगा हमें, यानी 100 का 6th रूट, 144 का 6th रूट, 27 का 6th रूट। तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर हमारा सबसे बड़ा है। ये वाला नंबर कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला नंबर ये रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर। अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत शानदार सवाल पूछा था MVPP ने। यहाँ पे क्या है, द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके एक्सपेंशन में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बेटा ये साइक्लिसिटी पे वर्क करता है। अब साइक्लिसिटी क्या है वो हम समझ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन साइक्लिसिटी पे, यानी 7 को ही सिर्फ हम मल्टीप्लाई, यानी 7 का पावर 1 क्या रिप्रेजेंट करता है 7, 7 का पावर 2 क्या रिप्रेजेंट करता है 49, तो 7 का पावर 3 क्या रिप्रेजेंट करता है 343, और 7 का पावर 4 जब आएगा तो वापस कितना आ गया, 7 मल्टीप्लाई हो गया, 7 3 21, 2 7 4 28 प्लस 2 30, 3 7 3 21 और 3 24, 2401। इसके बाद जैसे ही फिर 7 का पावर 5 मल्टीप्लाई होगा, फिर यूनिट डिजिट पे देखो, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा। फिर 7 का पावर जैसे ही 6 होगा बेटा, बाकी क्या टर्म्स है उसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें वैसे यूनिट डिजिट से मतलब है। जैसे 7 का, यानी एक और बार 7 मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट पे 7 7 49, फिर एक और बार 7 मल्टीप्लाई होगा तो 9 7 63, यानी ये जो पैटर्न है बेटा ये रिपीट करेगा, 7 9 3 1, 7 9 3 1, यही पैटर्न रिपीट करता जाएगा। 7 9 3 1 यूनिट डिजिट पे यही पैटर्न आपका रिपीट करता हुआ चला जाएगा। तो अब क्या बोला है इसने, इसने बोला है कि आप बताओ यूनिट डिजिट के, यानी 759 को 4 के साइक्लिसिटी में ब्रेक करना है। तो हमने कुछ नहीं करना है, बस 759 को 4 से डिवाइड कर देंगे कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा वही हमें आंसर दे देगा बस। रिमाइंडर यानी 4, इसको डिवाइड करना आता है, 4 1 जा 4, 35 हो गया, 4 8 जा 32, और ये कितना बचा आपके पास 3, तो 39 हो गया, 4 1 जा 4, 3 35, तो कितना हो गया 4 8 जा 32, ठीक है बिल्कुल ठीक है, 3 बचा 39, 4 9 जा 36, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर 3 बच गया। रिमाइंडर कितना बचा 3, तो 3 यानी 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3 जो आंसर देगा वही आंसर होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट जो होगा वही यूनिट डिजिट होगा, यानी ये आंसर आ गया। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहां से LR लॉजिकल रीजनिंग के फिर सवाल आने शुरू हो गए। अभी तक हमने जो सॉल्व किया है वो क्वांट के सवाल थे, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये टाइम लगने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, खूब सारे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक टेढ़ी खीर है, इसीलिए ऐसी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। और ऐसे क्वेश्चन आपके कोई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में तो मिलते नहीं है, इसके लिए आपको कुछ क्लासेस यानी कुछ प्रिपरेशन की तो ज़रूरत पड़ती है। विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लॉजिक क्या है, 10 + 9 19, 19 + 7 इज 26, 26 + 14, 26 + 14 इज 40, और 40 को डिवाइड किया 20 से, यानी इन सब का सम को 20 से डिवाइड किया तो रिजल्ट 2 आ रहा है। एक्चुअली सब सारे केसेस में ऐसा ही है कुछ। 11 + 16 इज 27, 27 + 13 इज 40,
40 + 10 is 50. 50 divided by 2 is 20. 50 डिवाइड बाई 25 है, तो रिजल्ट 2 आएगा। तो बेटा आपको समझ में आ गया हो क्या करना है। 15 में 10 ऐड किया तो 25, 25 में 12 ऐड किया तो कितना हो गया 37। 37 में यानी क्या ऐड करेंगे ताकि उसे 22 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट 2 आए, बस ये था। तो 22 इंटू 2 कितना हो गया 44। तो 44 में से हमको 37 माइनस कर देना है, 14 में से 7 गया 7, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 7। दिस इज द रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके के क्वेश्चंस क्या पूरी क्लास मैंने कंडक्ट की हुई है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए, तो वो 1 घंटे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है। आपको प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। इफ फर्स्ट 10 letters of the English alphabet are written in reverse order. ओके, रिवर्स ऑर्डर यानी ए से लेके जो 10th पोजीशन पे होता है जे होता है, तो इसको मैं ए पोजीशन बोल रहा हूँ, इसको मैं 10th पोजीशन बोल रहा हूँ। अच्छा, अल्फाबेट को याद करने का भी तरीका होता है, ई ज्योति, JOTY। आप अगर अल्फाबेट में देखेंगे ई की पोजीशन 5th पोजीशन पे होती है, ये 10th पोजीशन पे होता है, ये 15th पे होता है, ये 20 पे होता है, 25th पे होता है। इसलिए मैंने देखिए इजिली लिख दिया जे की पोजीशन 10th होती है, इसलिए मेरे को EJ यानी फर्स्ट 10 यानी ए से लेके जे तक जो लिखा हुआ है ऐसे नहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है जे से लेके ए तक, यानी उल्टा करके लिखा है। इसने ये बोला फर्स्ट 10 letters of the English alphabet are written reverse order, then which letter will be 7th to the left of the letter which is 12th from the right। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले देखिए कि इसने लिखा क्या है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जे से लेके ए नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको समझ रहा हूँ कि भाई 10th लेटर पहले लिखा हुआ है, फर्स्ट लेटर बाद में लिखा हुआ है, उसके बाद 11 से लेके भाई चला गया 26 तक, ऐसे यानी बाकी का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर किसका रिवर्स किया, पहले 10 लेटर का ऑर्डर रिवर्स किया। अब क्या बोल रहा है, विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, 7th टू द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 12th फ्रॉम राइट। जब भी लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों को हम ऐड करते हैं, यानी 12 + 7 कितना हो गया 19, और नीचे वाले का डायरेक्शन लेते हैं 19th फ्रॉम राइट। यहाँ तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं पूरा कॉन्सेप्ट तो इतने इस वीडियो में मैं नहीं समझा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या तो आप इस नंबर पे कॉल करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपने पास मंगवा लीजिए। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इतना बताया, लेफ्ट राइट यानी जब भी इस तरह क्वेश्चन में लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा तो माइनस होगा, राइट और राइट का कॉम्बिनेशन होगा तो माइनस होगा, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो प्लस होता है, और राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होता है तो प्लस होता है। यानी जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया होगा रिजल्ट तो आपको प्लस करना है, और सेम डायरेक्शन में दिया होगा तो माइनस करना है। बाकी इसके खूब सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस कराए हुए हैं। अभी फिलहाल हम देख लेते हैं 19th फ्रॉम राइट, यानी हमारा इनकाउंटर कहां से हुआ 19th फ्रॉम राइट, यानी यहाँ से जेड की तरफ हमने चलना शुरू किया, क्योंकि राइट साइड यही होगा, राइट साइड यही शुरू होगा, यानी जेड की साइड से चलना शुरू किया। तो हम अगर 11th लेटर यानी 10 तो यहाँ छोड़े हुए, तो ये कितने लेटर्स हुए भाई 26 से 11 तक 16, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसमें से बोल रहे राइट साइड से 19वां लेटर हमारा आंसर है, बहुत बढ़िया। तो 16 लेटर तो यहाँ छोड़ दिए हमने भाई, 26 से लेके 11 तक 16 लेटर छोड़ दिए, तो यहाँ पे 17th लेटर ये वाला होगा, 18th लेटर सेकंड वाला होगा, और 19th लेटर थर्ड वाला होगा। यानी फर्स्ट लेटर क्या होता है अगर इस तरह से इनकाउंटर किया, तो ये ए था, ये बी था, और ये सी, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब जैसे ही हमने 16th लेटर क्रॉस किया तो 17th पोजीशन पे तो ए बैठा हुआ है। वो कैसे पता चला, क्योंकि इसने पहले 10 लेटर को रिवर्स कर दिया था। अगर रिवर्स नहीं किया होता तो 17th पोजीशन पे जे मिलता, 17th पोजीशन पे जे मिलता, लेकिन अभी कौन मिला, ए मिला। तो इसीलिए 17th पोजीशन पे ए मिला, 18th पोजीशन पे बी मिला, और 19th पोजीशन पे सी मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा टिपिकल सवाल है, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एडवर्टाइजमेंट व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, अब यहाँ पे क्या है, कितने ऐसे
इसमें पेयर बन रहे हैं जिनके बीच का गैप उतना ही है जो इंग्लिश अल्फाबेट में जब हम जाते हैं तो वो गैप रिप्रेजेंट करता है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं समझाता हूं। ए को पकड़ो आप, ए से आगे पढ़ना शुरू करो, इसको पढ़ो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कोई मैच नहीं कर रहा है, यानी उसके साथ जो मैंने बोला उसके साथ वो अल्फाबेट वहां नहीं मिला मुझे। ए को हमने छोड़ दिया। ऐसे डी को पकड़ा बेटा हमने, डी के साथ क्या है ई एफ जी एच आई, देखो आई मिल गया ना, यानी डी और आई एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी इनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेट यानी ए बी सी डी ऐसे लिखता हुआ जाऊंगा तो डी और आई के बीच में उतना ही गैप है। आई होप आपको समझ में आ गई बात। यानी अगर मैं इंग्लिश अल्फाबेट में लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ पे डी और आई के बीच का जो गैप है 1 2 3 4 5th पोजीशन पे डी के बाद, तो वैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 पोजीशन पे है डी के बाद, ये कहने का मतलब है। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन टोटल बन रहे हैं वो आपको देखना है। तो यहाँ पे ऐसे ही आप पढ़ते चले जाओ, डी के बाद आई आ गया, फिर आगे देखना है जे के एल एम एन, अरे वाह, डी के साथ तो आई भी आ रहा है और डी के साथ आपका देखो एन भी बन रहा है। यानी आपने देख लिया डी के साथ आपका क्या बन रहा है, आई भी बन रहा था और डी के साथ आपका एन भी बन, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। डी के साथ ई एफ जी एच आई, ठीक है, जे के एल एम एन बिल्कुल ठीक है, और टी ठीक है, नहीं गया, डी के साथ एन बन गया। इसी तरीके से वी के साथ चेक करेंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा है। ई के साथ चेक करते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसी बेटा आप चेक करेंगे, आप चेक करते चले जाएंगे, चेक करते हुए जाएंगे तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस मोर देन 5 मिलेगा यहाँ। इसी तरीके से आपको चेक करना है, और ये चेक सिर्फ सीधा नहीं करना है, यही चेक आपको उल्टा भी करना है, यानी एक बार इधर से भी जाओगे और एक बार इधर से भी जाओगे। इधर से कैसे, टी के साथ टी क्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिल रहा, एन के साथ एन ओ पी क्यू आर एस टी, देखो एन के साथ टी मिल गया, लेकिन एक और मैंने लिख दिया यहाँ पे एन के साथ टी। यानी आपको स्ट्रेट भी जाना है, फॉरवर्ड भी जाना है, मूव करना है, और बैकवर्ड भी मूव करना है। आप समझ गए, इस तरीके से आप जब इसमें चेक करोगे तो मोर देन 5 मिलेगा। आप करके चेक कर लीजिए, सारे कॉम्बिनेशंस लिख दीजिए, 3 कॉम्बिनेशन में लिख दिया आपको, सीधा भी और उल्टा भी। मजा आएगा आपको करने में, जरूर एक बार इसको ट्राई कीजिए। फिर आगे अल्फाबेट वाले क्वेश्चन पे ही, बहुत शानदार सवाल। ए फर्स्ट 6 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी क्या किया भाई, 1 से लेके 6 नहीं लिखा, 6 से लेके 1 लिखा, ओके। देन नेक्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, बहुत बढ़िया। अगला 6 लेटर भी, यानी अगला यानी 12 लेटर तक, तो 12 लेटर कहां से शुरू होगा भाई, 7 से लेके 12 तक, लेकिन उसने बोला कि नहीं 12 से लेके 7 तक लिखा, उल्टा लिखा। यानी अगर सीधे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 से लेके 6, फिर लिखेंगे 7 से लेके 12, फिर क्या लिखेंगे 13 से लेके 19, 13 से लेके 18, तो इस तरीके जाएंगे। तो इसी को क्या किया उसने, उल्टा लिखता चला गया, 12 से लेके फिर लिख लिया इसने 18 से लेके 13, इस तरीके से चलता गया। और फिर क्या लिखा इसने भाई, 24 से लेके और 14 तक, 18 और यहाँ पे 19 से लेके 24, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 24 से लेके 19, और लास्ट में जेड और वाई, जेड और वाई। इसने क्या बोला, वाई और जेड को इंटरचेंज कर दिया लास्ट में, इस तरीके से लिखा हुआ है। हमें तो बाकी लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ हमें शुरुआत के 2 लिख के हम उसी से हम मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखते हैं क्या है। इसने बोला विच विल बी द 4th लेटर टू द लेफ्ट, ओके, 4th लेटर द लेफ्ट ऑफ द लेटर विच इज 13th फ्रॉम द राइट। अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट राइट का जब भी कॉम्बिनेशन होगा आपको ऐड करना है, देखो दोबारा से मिल गया, यानी 17th फ्रॉम राइट हमें जाना है। तो राइट साइड से यहाँ पे आए तो आपने देखा 2 तो यहाँ पे खत्म हो गए, 6 कॉम्बिनेशन बोल रहा है, 2 + 6 8, 8 + 6 14 14, यानी कहाँ पे मिलेगा आपको 15 यहाँ पे मिलेगा, 16 यहाँ पे मिलेगा, 17 यहाँ पे मिलेगा। यानी आपको कौन सा लेटर 7th छोड़ना है, 8th छोड़ना है, 9th लेटर, यानी इंग्लिश अल्फाबेट का जो 9th लेटर है वो आपका आंसर है। तो इंग्लिश अल्फाबेट का 5th लेटर ई होता है, ये बताया था। 10th लेटर जे होता है, तो जे से पहले क्या आता है, क्या आता है, आई आता है, यानी आई इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था 60 तक, 43 से लेके 60 तक हमने सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए 61st से लेके और 80 तक का वीडियो सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।